नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 353 353। 10-10 मिनट की बात होती है और आसानी से आपके समझ में आता होगा, तो इसीलिए 2 पाठ 3 पाठ यदि नित्य अभ्यास करते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से आप ज्योतिष सीख सकेंगे। और अभी जो हम बात कर रहे हैं वो भावाश्रय फल की बात कर रहे हैं। कन्या लग्न तक समाप्त हो गया, आज आधा रास्ता निकल चुके हैं और आधा बाकी है। अब तुला लग्न की हम लोग बात करेंगे। तो तुला लग्न की अपनी विशेषता भी है कि तुला लग्न में जो भी ग्रह उच्च के होते हैं वो सभी ग्रहों को नीचत्व का बोध होता है। क्यों? क्योंकि उस स्थान में काल पुरुष की राशि अलग होती है और यहाँ वो राशि अलग होती है। जैसे यहाँ एक राशि होता है और यहाँ सूर्य उच्च का होता है काल पुरुष में, लेकिन वही सूर्य यदि यहाँ हो जाए तो क्या हो जाएगा? होगा वो नीच का। लेकिन उसको किस चीज का बोध होगा? तो उच्चत्व का भी बोध होगा। तो हम लाइव क्लास में बहुत बार ये प्रश्न लेते रहते हैं, तो हमने कहा है कि ग्रहों को जब तक अच्छी तरह से आप जान नहीं पाएंगे तब तक किसी भी विषय का फल कहना आपके लिए बड़ा दुर्लभ हो जाएगा। तो आज तो सूर्य की बात करेंगे, आप समझेंगे। और आप जानते हैं कि YouTube के माध्यम से तो हम अपने 2025 तक अपना टारगेट रखे हैं कि सारे विषय को अच्छी तरह से यहाँ रख सकें। लेकिन बहुत लोग उसके पूर्व भी यदि कंप्लीट अध्ययन चाहते हैं कि हम दशा को, गोचर को, अष्टक वर्ग को, सबको कैसे एक साथ यूज़ करके और फल कहते हैं, तो उसके लिए हमारे यहाँ एक एडवांस प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी का कोर्स साल में 2 बारी प्रारंभ होता है, एक जून में और एक जनवरी में। जब आपको सुविधा हो आप रजिस्ट्रेशन करा लिया कीजिए और शांति से रहें। क्लास शुरू होगा, आपको सूचना प्राप्त हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि हमको फल कथन अच्छी तरह से सीखना है, बाकी आप यहाँ पर बिल्कुल पाठ का अध्ययन करते रहिए, इसको तो छोड़िए ही मत। अब आगे बढ़ते हैं तुला लग्न में सूर्य का फल। अब लग्न में ही सूर्य हो तो क्या कहें हम? अब तो तुला राशि का सूर्य हो गया, ऐसे में तो सूर्य को अच्छा नहीं कहा जाएगा। ये कारक भी लग्न का है, तो क्या कारक भाव नासाय भी बोल दिया जाए? नहीं, यहाँ नीच का होने के बाद भी ये फल अच्छे करेंगे। ठीक है, आंखों में परेशानी हो सकती है, सिर में पीड़ा दे सकता है, लेकिन एक तो काल पुरुष की पत्रिका में यहाँ मेष राशि होता है और वहीं सूर्य उच्च का होता है। इसीलिए सूर्य यहाँ इस बात को भी ध्यान रखते हैं कि ये स्थान हमारे उच्च का स्थान है, इसलिए बहुत बुरा रिजल्ट नहीं करते। और इस पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व रखते हैं? वृद्धि स्थान का स्वामित्व रखते हैं। और ऐसे में तुला लग्न के जातक हों और लग्न में सूर्य हों तो औसत हाइट से थोड़ी ऊंचाई भी अधिक हो जाती है। अब ऐसे जातक अनुशासित भी होंगे, क्योंकि लग्न में ही सूर्य बैठा है तो स्वयं भी अनुशासित होंगे और दूसरे को भी अनुशासन में रखना पसंद करेंगे, और ये अधिकांश समय तक करेंगे। मतलब 100% न कहें तो 60-70% तक अनुशासन का ही पालन करेंगे। 100% ये मेष लग्न में करेंगे या सिंह लग्न में करेंगे। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं कि यहाँ से उसके विचारों पर क्या प्रभाव होगा। तो ये तुला राशि है, ये पुरुष राशि है, क्रूर राशि है, ये सब जानते हैं हम लोग। और ये सूर्य है, ये भी जानते हैं कि इसको भी क्रूर ग्रह कहा गया है।
तो टेम्परामेंट ऊंचा होगा, क्रोध करेंगे। लेकिन चूंकि ये चर राशि है, इसीलिए क्रोध जो है करेंगे तो जरूर, लेकिन वो क्षणिक होगा। तो कितना सरल हो गया ना समझना। हम जो जो चीज़ पीछे पढ़े हैं उसका यहाँ पे एक मिला जुला करके एक परिणाम उसका बनाते हैं। तो आप लोग इस तरह से अभ्यास कीजिएगा तो बहुत लाभ मिलेगा। अब ये सूर्य की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? सप्तम स्थान के। तो हम ये नहीं कहेंगे कि उच्च की दृष्टि पड़ रही है। हम अपने सुविधानुसार उच्च का बैठा हो तो नीच की दृष्टि पड़ रही है, नीच का बैठा हो तो उच्च की दृष्टि पड़ रही है, ऐसे से परहेज करें, वो आप लोगों के लिए ज़्यादा उचित होगा। तो यहाँ जब सूर्य देखेगा तो सप्तम स्थान के फल को बिगाड़ेगा। अन्य ग्रह जैसे राहु, शनि और सूर्य, इन तीनों का प्रभाव सप्तम पे हो जाए तो जातक के जीवन में डिवोर्स आदि होने की संभावना होती है, अर्थात पत्नी के साथ मनमुटाव आदि संभव है। पत्नी के साथ मेल जोल न रहे ये भी संभव है। पार्टनर के साथ परेशानी हो ये भी संभव है, क्योंकि आप स्वयं क्रोधी हैं। यात्रा में कष्ट हो ये भी संभव है। तो विषय को बहुत सरलता से लेकिन शांतिपूर्ण ढंग से समझने का प्रयास कीजिए। अब ये हो गया, अब सूर्य यहाँ हो, अब किसके राशि में है? मंगल के राशि में है। कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। दूसरे स्थान में सूर्य यदि बैठ जाए, और ये किस चीज का स्थान है? वाणी का स्थान है, कुटुंब का स्थान है, धन का स्थान है। तो हर काम थोड़े फोर्स में करने का प्रयास करेगा, क्योंकि जिस राशि में बैठा उसका स्वामी ऐसे भी बड़े बल के साथ काम करना चाहता। और सूर्य भी शुभ ग्रह नहीं है, बहुत तेज ग्रह कहा गया है। तो जब बोलेंगे भी ना तो बहुत तेज बोलेंगे। तो ऐसे में कभी कभी वाणी प्रभावित होती है और हमारा वाणी लड़खड़ाता है। हम जो बोलना चाहते हैं वो स्पष्ट बोल नहीं पाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि अभी प्रश्न समाप्त हुआ नहीं कि ऐसे जातक पहले ही आंसर दे देते हैं। शीघ्र वक्ता होते हैं, बहुत जल्दी बोलना, जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी बोलना, वाणी में लड़खड़ाहट। धन खर्च करने का विचार हो गया तो तुरंत निकालो। मतलब किसी भी चीज में विलंब नहीं होना चाहिए। अब लाभेश धन स्थान में आया है, ये तो अच्छा है, लेकिन क्या करेगा कि जल्दी से धन को खर्च करो, ये नियति भी रहेगा। अपने जो भी रिलेटिव्स होंगे ना उसके ऊपर नेतृत्व करेंगे, क्योंकि शासन का गुण तो होता ही है। तो यदि आप ज्यादा अपने परिवार के ऊपर नेतृत्व करेंगे तो कुटुंबों से भी बैर हो जाएगा। आजकल तो जानते ही हैं, सब लोग अपने आप में बहुत होशियार होते हैं, बहुत ज्ञानवान होते हैं, किसी को सलाह की जरूरत नहीं होती। और आप अनुशासन लेकर के और एग्रेशन लेकर के उसके साथ जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ कुटुंबों से भी बैर संभव है। लेकिन ये यहाँ पे सूर्य होने का मतलब वो बड़े परिवार में पैदा हुए हैं, कुटुंब अधिक होंगे, क्योंकि वृद्धि स्थान का भी स्वामी है यहाँ सूर्य। तो अर्थात आपके चाचा वगैरह अधिक होंगे, फैमिली बड़ी होगी। अब यहाँ से सीधे अष्टम के ऊपर दृष्टि जाता है। ऐसे स्थिति में अन्य कारणों को भी चेक करना चाहिए। कहते हैं आयु की हानि करता है। ऐसे में आप किसी शोध कार्य में बहुत सफल नहीं हो सकते। ऐसे स्थिति में यदि आप चाहते हैं कि किसी गुप्त ज्ञान को हासिल कर लें तो शायद ये भी संभव नहीं है। तो इस तरह से विषयों को समझने की जरूरत है। अब अगर तीसरे स्थान में सूर्य हो जाए तो क्या फल? समझ लीजिए, दो बातों को सबसे पहले जानना है। पहले क्या जानना है कि ये थर्ड हाउस है, ये तीसरा भाव है, और तीसरे भाव से हम लोग क्या क्या देखते हैं। तो भाई के विषय में पहले देखते हैं, पराक्रम के विषय में जानते हैं,
और यात्रा के विषय में जानते हैं, खेल कूद के विषय में हमारी रुचि है तो उसकी बात करते हैं, कला के क्षेत्र में हमारा रुचि है तो उसकी बात करते हैं। तो ये सब बात जान लेते हैं। अब सूर्य इसके ऊपर क्या प्रभाव करेगा? तो सूर्य तेज ग्रह है ना, क्रूरता भी है। अगर भाई हो तो उसके ऊपर आप शासन करेंगे। पराक्रम हो, बहुत पराक्रमी, जितना पहले से था सूर्य के आने से और बढ़ जाएगा। तो अति सर्वत्र वर्जयेत, यात्रा है तो अधिक यात्रा कराने लगेगा। ये छोटी मोटी यात्रा है, यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ये करो वो करो, बहुत यात्रा करा सकता है। खेल कूद में रुचि है तो आप सोचेंगे कि हम कैप्टन क्यों नहीं बनेंगे। कला के क्षेत्र में भी आपके अंदर ये गुण होगा कि हम सबसे आगे जाएंगे। तो आप समझ गए ना क्या प्रभाव होगा। एक तो सूर्य है, दूसरा इस स्थान में वृद्धि स्थान का भी स्वामित्व रखता है, इसीलिए इस स्थान से हर चीज को बढ़ाना चाहेंगे। और हर चीज जब बढ़ेगा तो इस बात का ध्यान रहे कि उसके पहले अति शब्द नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये जो अतिता का भाव होगा ना कि अधिक, हमसे ऊपर कोई नहीं, इस भाव से यदि बचेंगे तो इस लग्न में सूर्य का फल यहाँ आपको अच्छा मिल सकता है। अब सूर्य यदि नवम स्थान को यहाँ देख रहा है तो अब नवम स्थान से जिस भी विषय में बात होगी तो उसका क्या होगा? पिता की बात होगी तो पिता के साथ विचारों का तालमेल नहीं बनेगा। भाग्य की बात होगी तो हो सकता है कि आपको अपना पराक्रम से ही आगे बढ़ना पड़ेगा, भाग्य बहुत साथ नहीं दे। धर्म की बात होगी, बहुत धर्म में रुचि हो ना, तो दृष्टियों के प्रभाव को हम अपने विषय में कभी भी किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि को शुभ मान करके नहीं चलते हैं, यह आप लोगों को समझना है। अब सूर्य चतुर्थ स्थान में हो, अब सूर्य शनि की राशि का गया, हमको उतना तकलीफ नहीं है। कोई भी ग्रह एक नंबर पे देखते हैं कि किस भाव में गया है, किस भाव में गया, ये बहुत जरूरी है समझना। तो किस भाव में है? तो चतुर्थ में है, ये केंद्र का भाव है, बुरा कहाँ है। अब ये कह दें कि ये शनि का राशि का है, वो बाद में देखेंगे। जब वेद की बात आती है तो सूर्य शनि का वेद नहीं करता, शनि सूर्य का वेद नहीं करता, वहां पिता पुत्र का धर्म निभाते हैं। अब उसके बाद ये यहां तो ये कह सकते हैं कि दिग्बल शून्य है, दिग्बल शून्य होगा, तो इसके कारण यहां सूर्य कमजोर हो सकते हैं। ये एक बात समझ में आएगी। दूसरा कि ये अप्रकाशित भाव में बैठा है, जिसका सूर्य चतुर्थ में होगा उसका जन्म रात्रि का होगा, और यदि ये मेल की पत्रिका है तो ये भी अच्छा नहीं होगा। देखिए छोटी छोटी बातें, आप सिर्फ सोचिएगा कि भावाश्रय फल पढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ आपको बहुत अधिक जानकारी हम दे सकते हैं। अब हमने कहा मेल के लिए अच्छा नहीं, फीमेल के लिए चलिए फिर भी ठीक। अब ये कौन सा साइन है 10 नंबर का? ये फीमेल साइन है, और सूर्य कौन सा ग्रह है? मेल ग्रह है। तो मेल प्लैनेट को हमेशा मेल साइन में होना अच्छा कहा गया है, फीमेल साइन में अच्छा नहीं कहा गया। अगर ये सब बात हम भूल भी जाते हैं तो सूर्य चतुर्थ स्थान में स्थित है, तो चतुर्थ से सुख मिलेगा क्या? मिलेगा। माता का भी सुख मिलेगा, मिलेगा। गाड़ी भी मिलेगा, जिसको वाहन कहते हैं, मिलेगा। भूमि भवन मकान का सुख मिलेगा, वो भी मिलेगा, क्योंकि सूर्य वृद्धि स्थान का भी स्वामी है यहाँ। लेकिन इसके ऊपर हमारा इतना प्रभाव हो जाएगा कि इन सारे रिजल्ट में आपको कमी दिखेगी। क्यों? क्योंकि सूर्य के अंदर क्रूरता भी है।
तो लाभेश आया वो भी समझना है, सूर्य है ये भी समझना है। इसके अंदर दोनों, हमारा कहना है कि कोई भी ग्रह कभी भी नैसर्गिक गुण को नहीं भूलता और तात्कालिक का भी ध्यान रखता है। तो यदि हम सिर्फ नैसर्गिक प्रभाव को लेकर के सूर्य को यहाँ यदि किसी को जवाब दे दिए, वो भी गलत हो सकता है, और सिर्फ तात्कालिक रूप से भी जवाब दे दिए तो भी गलत हो सकता है। अब यहाँ माता स्थान में है, यदि अन्य ग्रहों का, अशुभ ग्रहों का प्रभाव यहाँ भी हो जाए तो फिर जैसे शनि का, राहु का, मंगल का प्रभाव यहाँ सूर्य के ऊपर हो जाए, तो सूर्य के ऊपर होने का मतलब है कि चतुर्थ स्थान पे भी हो रहा है। तब क्या होगा कि माता के सुख में कमी, भूमि बहन वाहन आदि की कमी होगा, आप बेच लेंगे, होगा चोट चपेट दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। तो किस तरह से प्रभाव होगा ये भी समझा जा सकता है यदि हम ज्योतिष को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ से जब ये दशम स्थान को देखेगा तो आपके कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा करेगा ये कभी नहीं कहेंगे। आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अपने रौब के साथ रहना चाहेंगे, और आप सभी जानते हैं कि आजकल किसी को रौब पसंद नहीं। सड़क पे चलते हुए भी किसी लोगों को अगर आप कुछ कह देते हैं तो वहाँ भी देखते हैं कि लड़ाई झगड़े उग्र रूप ले लेते हैं। तो आप अपने कार्य क्षेत्र में यदि रौब दिखाएंगे तो वहाँ भी परेशानी होगी। तो यहाँ हम लोगों को दो विषय समझ में आ गया, आगे और व्याख्या करेंगे तो समझ में आएगा ही कि पहला तो जिस ग्रह के विषय में हम लोग समझना चाहते हैं उसके ऊपर हम अपना ध्यान केंद्रित करें। दूसरा, जिस भाव में वो स्थित है उस भाव से संबंधित फलों का को वो किस प्रकार से देना चाहता है, इस विषय को समझने का प्रयास करें, तब बहुत सरलता से समझ लेंगे। क्रम नहीं टूटना चाहिए। क्रम टूटेगा तो न जाने कौन से पाठ में क्या अच्छा संवाद आपको प्राप्त हो जाए। ये मैं कोई लिख पढ़ करके आता नहीं हूँ बताने के लिए, इसीलिए आप पाठ को प्रारंभ से अंत तक भी देखिए और पूरा लाभ लीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।